हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 59, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और पहले वाले लेक्चर भी देखने चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है। और आपको इस टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करना है ताकि आपकी आने वाले टाइम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए, ओके। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 59 को। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 के आइटम को लिस्ट 2 के आइटम से, ठीक है। और मैचिंग वाले क्वेश्चन जनरली आपके आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके 3-4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको 4 A's दिए हुए हैं प्रोडक्ट से आपके जो है ना प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4 P's जो हैं उनसे रिलेटेड 4 A's भी होते हैं, वो आपको दिए हुए हैं और आपको ये पूछे भी जा सकते हैं और आपको इनको प्रॉपर मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्टेबिलिटी तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट से, ओके। और प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं, उसके फंक्शनल, मतलब वो प्रोडक्ट हमें क्या फंक्शंस देता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ऑफ कोर्स हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं इससे। तो फर्स्ट वाला हमारा सेकंड के साथ मैच होगा। अब बात आती है एफोर्डेबिलिटी, किसी चीज़ को अफोर्ड करना किससे रिलेटेड होगा, उसकी देखिए आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, तो ऑब्वियस है ये आपका रिलेटेड हो जाएगा यहाँ प्राइस से, ओके। एफोर्डेबिलिटी हमारा किससे हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है इकोनॉमिक, तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हो। तो बी वाला मैच हो जाएगा यहाँ फोर्थ वाले के साथ, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्सेस करना यानी कि ये प्लेस से रिलेटेड हो जाएगा आपका, ओके। और यहाँ पर जो है आपका प्लेस वाला जो किससे हो जाएगा, कन्वीनियंस की कितनी कन्वीनियंट वो आपको अवेलेबल है। फिर अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पता होना। तो अवेयरनेस जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका प्रमोशन से, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एस्पेक्ट्स, ओके। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एस्पेक्ट्स से रिलेटेड हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो हमारा प्रॉपर मैच क्या हुआ, ए हमारा मैच करा है सेकंड के साथ, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ एंड डी थर्ड के साथ। तो हमारा आंसर आएगा ये ए वाला, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग अगेन। और ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जो आपको थोड़े लर्न करने वाले होते हैं, आपको ये डेट्स वगैरह की इनके अलग से नोट्स बनाने हैं ताकि आप पेपर के टाइम पे इनको प्रॉपरली रिवाइज कर पाएँ, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट। अगर मैं बात करूँ मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट की, ये आपकी जो HRM से रिलेटेड हैं कुछ एक्ट्स, तो आपको पता होने चाहिए, तो आपने ज़रूर इनके नोट्स बनाने हैं। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है कौन सा ईयर है इसका, 1961, आपको याद रखना है। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट का है 1961। मिनिमम वेजेस एक्ट का कौन सा ईयर है हमारा, 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट का है हमारा 1948। उसके बाद देखिए जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल करेक्ट दिया है यहाँ पर 1965। और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब देखो एक बार अगेन बता देती हूँ, आप जब सुनते हैं ना तो भी आपको थोड़ा याद रह जाता है, रिटेन रह जाता है। तो आपका मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। और इसका प्रॉपर मैच हमारा यहाँ पर बनने वाला है ये वाला फर्स्ट वाला, ओके। हाँ जी, आपको पता है फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको डिटरमाइन करना है कंट्रीब्यूशन। इफ़ फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट 30,000 दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या होता है कंट्रीब्यूशन। अब आपको पहले कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जब ऐड कर देते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है, या फिर हम कहें कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हैं, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, फिर आपके पास आ गया क्या कंट्रीब्यूशन, उसमें से जब आप फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं तब आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आपको 40,000 दिया हुआ है प्लस प्रॉफिट आपको 30,000 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ 70,000 आने वाला है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है अच्छे से, ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पॉलिसी इज़ अ वर्बल, रिटन और इम्प्लाइड ओवरऑल गाइड सेटिंग अप boundaries that supply the general limits and the direction in which the managerial action will take place। और ये डेफिनेशन किसने दिया, और आपको पता है कि जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है आपके आ जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में भी और आपके टेट के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको इनके भी अलग से ज़रूर नोट्स बनाने हैं। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो जनरली एक आपकी गाइडलाइंस होती हैं जो हेल्प करती है मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में, तो एक अलग अलग डेफिनेशन दी होती हैं अलग अलग लोगों ने, ठीक है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये दी है G.R. टेरी ने, जॉर्ज आर टेरी ने, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फर्स्ट में बोला है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। सो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, दो स्टेटमेंट्स है तो इनको मैच कर, मतलब देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अभी आपको मैंने पढ़कर बताई, ये आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। एक बात समझिए, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट्स आपको पता है सारे के सारे वॉइड ही होते हैं स्टार्टिंग से ही। जैसे आपने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी ने सी का मर्डर करना है, तो ये इनके बीच में इलीगल है, तो ये वॉइड ही है। लेकिन ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे जो वॉइड एग्रीमेंट्स जो हैं वो क्या हो, इलीगल हो। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने सुना होगा माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, लेकिन हम उसको इलीगल तो नहीं कह सकते ना। तो ध्यान रखना, सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स तो वॉइड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे वॉइड एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपके इलीगल हो। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एजर्शन रीजनिंग वाले होते हैं, तो उनको थोड़ा आपने ध्यान से एनालाइज करना है। सेकंड देखिए, कोलेटरल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इलीगल एग्रीमेंट इज़ लीगल। अब एक बात बताइए, कोलेटरल क्या होता है, जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, फिर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। देखिए इलीगल एग्रीमेंट, मैंने आपको बोला कि ए ने जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि उन्होंने क्या करना है, सी का मर्डर करना है, ठीक है। अब ये वाला तो है मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो इलीगल है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने उसका मर्डर कर दिया। अब क्या था, इसने 1 लाख देने थे इसको, ए के पास पैसे हैं नहीं, वो उसने अप्रोच किया डी को, उसने डी को बोला कि मुझे 1 लाख देना है बी को, और उसने ये अब डी को ये भी पता था कि उसको 1 लाख जो है किसके लिए चाहिए, उसको मर्डर किया था ना, उसके लिए उसने बी को 1 लाख रुपए देने हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, डी को पता है इस चीज़ का कि क्या इंटेंशन है उसका, ये वाला कोलेटरल था। अब यहाँ पर जो डी ने ए को पैसे दिए ये कोलेटरल था। अब ये वाली क्या इलीगल होगा या लीगल होगा, ऑब्वियस है ये इलीगल होगा। तो ये वाले वर्ड की वजह से यहाँ लीगल नहीं आना चाहिए था, या इलीगल आना चाहिए था, ये गलत हो गया इसी वजह से स्टेटमेंट। तो जो इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं कोलेटरल, वो भी आपकी इलीगल ही मानी जाती हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है यहाँ पर, स्टेटमेंट सेकेंड आपका यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डेफिनेटली फर्स्ट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटर्स रेटिंग्स आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द रेटी ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिव्यू पीरियड, दिस इज़ नोन एज विच टाइप ऑफ एरर। देखिए आपको पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल जब होता है तो रेटर क्या होता है, जो परफॉर्मेंस को अप्रेज करेगा, और रेटी जिसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो रेटी हो गए, जो उनका बॉस उनकी परफॉर्मेंस को देख रहा है वो रेटर हो गया।
अब इसके लिए कई बार एरर्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपको इसमें से एक एरर के बारे में पूछा हुआ है कि जो रेटर की रेटिंग है, यानी कि जो रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, कई बार वो क्या करता है, यहाँ पे एक मेन वर्ड है अर्ली स्टेजेस ऑफ द रिव्यू पीरियड। यानी कि अब सपोज इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हम मान लो किसी भी सेल्स पर्सन जो है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने वाले हैं, और हमने देखा कि अभी बस आपका रिव्यू स्टार्ट ही हुआ और पता चला कि उस सेल्स पर्सन की वजह से हमारी बहुत सेल बढ़ गई। अब आप ये देखिए कि आपने ये देख लिया कि उसकी अभी अभी जो सेल्स बढ़ी है, स्टार्टिंग में आपने देख लिया, लेकिन आपने यहाँ पर उससे पहले वाली परफॉर्मेंस तो उसकी देखी नहीं, यानी कि अर्ली स्टेजेस में आपको कुछ उसके बारे में ऐसा पता चल गया है। तो इसको अर्ली वाला वर्ड किससे रिलेटेड है, आपका प्राइमेसी इफेक्ट से, ठीक है। तो इसका आंसर प्राइमेसी। अगर हम बात करें रेटर इफेक्ट की, रेटर इफेक्ट में क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। रेटर इफेक्ट में जो रेटर के होते हैं ना, इम्पार्शियल समझते हो, एक तो होता है इम्पार्शियल होना, एक होता है पार्शियल होना। जो रेटर के फेवरेट पर्सन्स होते हैं उनको वो अच्छी रेटिंग दे रहा है, यहाँ पर वो इम्पार्शियल नहीं पार्शियल हो रहा है, इसी वजह से हम इसको रेटर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एक एरर है। फिर आता है हमारा स्टेटस इफेक्ट। स्टेटस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टेटस में होता है कि जो लो लेवल के हैं जनरली उनको लो रेटिंग दे देते हैं, और जो हाई लेवल जिनका स्टेटस ज़्यादा उनको हाई रेटिंग दे देते हैं। तो ये गलतियां हैं क्योंकि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आपसे वही पूछा है, यानी कि जब बिहेवियर जो उसका एग्जिबिटेड हो रहा है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द रिव्यू पीरियड, यानी कि अभी आपको मैंने बताया ना प्राइमेसी इफेक्ट में क्या है कि जो जिसको हम रेटिंग देने वाले हैं, अगर जो रिव्यू पीरियड के अर्ली स्टेजेस में उसके बिहेवियर को देख के ही हमने सीधा रेटिंग दे दिया, पहले वाली चीज़ें उसकी देखी ही नहीं, तो इसको हम प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जब भी आप लोगों ने असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने हैं तो इंडिविजुअली चेक करेंगे पहले आप लोग, फिर उसके बाद तो आप देखेंगे कि इनमें रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम असर्शन की बात करते हैं। जब द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ कंपनी इन यूजिंग फाइनेंशियल लिवरेज इज़ टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर्स रिटर्न अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। अब आपको यहाँ पर बोला क्या है कि जो कंपनी का प्राइमरी मोटिव इन यूजिंग फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है कि इक्विटी के साथ साथ डेट यूज़ करना, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, यही होता है कि शेयर होल्डर के रिटर्न को मैग्नीफाई किया जा सके, बढ़ाया जा सके, लेकिन अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हमारा फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, बिल्कुल सही है ये वाली बात, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टिबल, लेकिन फेवरेबल। अब आपने असर्शन समझ लिया, अब रीजनिंग देखिए। टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर रिटर्न, यानी कि अगर हमने शेयर होल्डर रिटर्न को मैग्नीफाई करना है, जो फिक्स चार्जेस यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स को, वो एट ए कोस्ट हायर देन। अब एक बात बताइए, रेट ऑफ रिटर्न तो कम है और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये तो लॉस हो जाएगा, इसमें तो बिल्कुल भी ये चीज़ क्या है, गलत है। यहाँ पे अगर हायर की जगह हमारा यहाँ पर लोअर वर्ड आता तो हम सही मानते कि अभी, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हायर बोला हुआ है, इसी वजह से रीज़न हो गया हमारा गलत। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग, तो हमारा आंसर आएगा सेकेंड वाला, ठीक है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ करंट प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट इज़ नोन एज। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसकी मैट्रिक्स दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या चारों चीज़ें, फिर हम इसके ऑप्शंस पे आएंगे। देखो आपको ये मैट्रिक पता होनी चाहिए। एक तरफ हमारे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग और न्यू, एक तरफ है हमारे मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। अब देखिए इसमें होता क्या है, यानी कि ये प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट के लिए आपकी मैट्रिक्स है। अगर आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी करंट है, तब आप सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको हम मार्केट पेनिट्रेशन बोलेंगे। अब अगर आपका प्रोडक्ट नया है, वही वाली मार्केट है एग्जिस्टिंग वाली, लेकिन आपका प्रोडक्ट नया है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट नया है इसलिए हम इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हम बात करें मार्केट डेवलपमेंट की, इसमें आपकी मार्केट भी नई होती है
सॉरी, मार्केट आपकी नहीं है लेकिन प्रोडक्ट आपका वही है, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट था आप उसको नई मार्केट मिला है, तो इसको हम मार्केट डेवलपमेंट बोलेंगे। और जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो दोनों ही हमारी चीज़ें नई हो जाती है, नया प्रोडक्ट और नई मार्केट। तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर सेल आपने करंट प्रोडक्ट की करंट मार्केट में ही बढ़ा दी, एग्जिस्टिंग है दोनों, तो ये मार्केट पेनिट्रेशन होने वाला है, इसका हमारा आंसर क्या होगा, मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का, एडम स्मिथ ने दिया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कौन से ईयर में दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में देन यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।